चले बॉस क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1 कैफ 6 MFA। टॉपिक हमारा आज इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 अटैक के लिए और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। चलें सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, सिलेबस डिस्कस हो जाए, पढ़ने की स्ट्रेटेजी हो जाए, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सर सुने, मेरा नाम तलहा शाहिद है और मैं केएनएस के अंदर सीए के अंदर स्प्रिंग 2016 से पढ़ा रहा हूँ। स्प्रिंग 2016 पहला बैच पढ़ाया था। सब पहले FAR 1 के अंदर कॉस्टिंग होती थी वो पढ़ा रहा था और फिर उसके बाद जो है कॉस्टिंग बढ़ाते हुए मुझे कोई कितने 3-4 अटेम्प्ट तो हो गई है शायद। हाँ सती। और MFA, जब से MFA आपके सिलेबस के अंदर आया मैं तब से MFA पढ़ा रहा हूँ। डन है जी। अच्छा, थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन दे दें जनाब। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, नौकरी स्टार्ट की थी मैंने 2011 में। 2011 से यानी कि 12 साल पहले नौकरी शुरू की थी के इलेक्ट्रिक से। 2 साल मैंने के इलेक्ट्रिक में गुजारे। उसके बाद फिर मैं चला गया था जनाब यूनुस टेक्सटाइल में। 4 साल यूनुस टेक्सटाइल में काम किया। फिर मैं चला गया था जनाब नेशनल रिफाइनरी में। 4 साल मैंने नेशनल रिफाइनरी में काम किया। फिर मैं चला गया था सर PICT के अंदर। 1.5 साल मैंने PICT के अंदर काम किया। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ये छोटा सा टीचिंग में वैसे तो काफ़ी पहले से कर रहा हूँ। CA की टीचिंग में 2016 से कर रहा हूँ और ये क्या चल रहा है सर 2023। तो कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल से जो है वो CA की टीचिंग कर रहे हैं। कैफ 3 में पढ़ा रहा हूँ CA के अंदर और कैफ 6 पढ़ा रहा हूँ, 2 पर्चे। चले सर कैफ 6 को थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दें। कैफ 6 पे थोड़ी सी बातचीत कर ले। देखिए सर मैं सबसे पहले सिलेबस लिखता हूँ। सिलेबस आप लोग साथ साथ लिखो। सिलेबस के बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि सर इसके अंदर थ्योरी पोर्शन कितना है, कैलकुलेशन पोर्शन कितना है, कैलकुलेशन पोर्शन कैसे कवर होगा, थ्योरी पोर्शन कैसे कवर होगा, कैसे मार्क्स निकालने, MCQs हैं कि नहीं है। सर सबसे पहले हम बात डिस्कस करते हैं सिलेबस से। तो भाई सिलेबस तो आप साथ साथ कॉपी करना शुरू करो। जी सर ये हमारा सिलेबस है। जी सर ये हमारा सिलेबस है, इसको जरा आप नोट डाउन करें। सर इसको जरा नोट डाउन करें, फिर इसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं और पढ़ने की स्ट्रेटेजी डिस्कस की जाएंगी। चले बॉस कॉपी कर लिया सबने? जी जनाब कॉपी कर लिया सबने। चले जरा थोड़ा सा सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। सर सुने जनाब, ये जो आपका MFA का पेपर है सर, ये जो आपका MFA का पेपर है इसको 2 कैटेगरी में बेसिकली स्प्लिट किया गया है। एक हमारे पास ये वाला पोर्शन जो कि थ्योरेटिकल है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, और एक ये दोनों पोर्शन जनाब ये कैलकुलेशन है। इसके अंदर जो 2 चैप्टर्स के अंदर थ्योरी है, मतलब फाइनेंस की थ्योरी है। फाइनेंस की थ्योरी है कौन कौन सी सर? एक मेरे पास ये सोर्स ऑफ फाइनेंस ये थ्योरी है और एक ये मेरे पास आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। जनाब ये 2 चैप्टर मेरे पास थ्योरी है। ये फाइनेंस की थ्योरी है, ये फाइनेंस की थ्योरी है और ये हमारे पास कैलकुलेशन और ये मेरे पास पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। सर सुने सर 10 पे क्या लिखा है जनाब? 10 पे लिखा है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सर CMA वाली रिवायत काम में रखिएगा। आप बोर्ड की पिक्चर ग्रुप में भेजेंगे, भाई पिक्चर ले लो, मुझे भेज देना। मेरा फोन ऑफ हुआ अभी ना, मेरा फोन ऑफ हुआ, मैं भेज दूंगा। चलिए सर सुने थ्योरेटिकल पोर्शन आपका 40% है। थ्योरेटिकल पोर्शन आपका 40% है और सर कैलकुलेशन पोर्शन आपका 60% है। थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा 40% है और सर कैलकुलेशन पोर्शन हमारा 60% है। सर सबसे पहले हम जरा पेपर को समझते हैं। सर ये पेपर हमारा है क्या? ए भाई उठ जाओ, इधर आ जाओ, शाबाश, पढ़ाई शुरू, नो तफरी, आजा, गोद में उठा के लाऊं क्या? इधर आ जाओ। चले सर
बहुत सारा पेपर के बारे में समझते हैं कि एमएफए का पेपर हमारा है क्या। सर इस पेपर के अंदर चीजें क्या है, इस पेपर के अंदर कौन सा पोर्शन कैलकुलेशन है और किस तरह का थ्योरी है। सबसे पहले हम थ्योरी वाले को डिस्कस करें। सर इस थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर ये जो आपके पास थ्योरी है, जो मैंने 12 तकरीबन 12 इसके अंदर कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। एमएफए की थ्योरी रट्टा बेस्ड थ्योरी नहीं है, मतलब पेपर ऐसा नहीं आएगा डिफाइंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, अंडरस्टैंड या डिटरमाइन या एक्सप्लेन पेस्टल एनालिसिस। सर ऐसा पेपर नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये नहीं है पेपर। थ्योरेटिकल का मतलब ये रट्टा नहीं है। सर फिर किस किस्म का पेपर है? सर पेपर थ्योरी का मतलब, सर थ्योरी का मतलब यहां पे सिनेरियो बेस है, बोले तो केस स्टडी है। सर क्या मतलब? फॉर एग्जांपल छोटी सी बात करेंगे ताकि आप लोगों को थ्योरी का समझ में आ जाए थ्योरी है किस काम की। सर मुझे एक बात बताइए, कोई एप्पल वाले, कितनी बड़ी कंपनी है आईफोन एप्पल, पाकिस्तान में आके प्लांट क्यों नहीं लगाते? वजह बताइए। इंडिया में लगाया नहीं लगाया उन्होंने, इंडिया में, पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाया? वजह शाबाश बताओ जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है। सर मसले मसाइल, एक तो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट जो आती है इलेक्शन होके, सर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? एक बिजनेसमैन चाहता है कि सर हमारे पास, एक बिजनेसमैन चाहता है कि सर भाई तसल्ली से रहो, सुकून से रहो, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सुकून के साथ जिंदगी गुजारो, हमें कारोबार करने दो। एक बिजनेसमैन ये चाहता है। सर एप्पल वाले क्यों नहीं आते यहाँ पे? टेस्ला वाले क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में प्लांट क्यों नहीं लगाते? बीएमडब्ल्यू वाले क्यों नहीं लगाते? मसले मसाइल बताओ। सर पॉलिटिकल हालात सही नहीं है। अभी किसी की गवर्नमेंट है, 2 महीने बाद किसी की गवर्नमेंट, कुछ पता था? नहीं कुछ जो पिछली गवर्नमेंट चेंज हुई है हमें पता था कि चेंज हो जाएगी, 1-2 हफ्ते के अंदर कहानी खत्म। सर मतलब हिस्ट्री ऐसी रही है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और मसले मसाइल बताओ। टैक्स इशू है, बिल्कुल सही है। और क्यों नहीं आ रहा? एप्पल वाले ने क्या सोच के इंडिया किया, यहां नहीं आया। और हालात, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर हालात सही नहीं है सर। छीना छपटी, मारा मारी, भत्ताखोरी, लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर कहलाती है। और सर लोगों की परचेजिंग पावर है या नहीं है? आपने प्लांट लगा दिया, प्लांट लगा के बेचो किसको? अबे यहाँ पे खाने के पैसे नहीं है तो आईफोन कौन खरीदेगा? सवाल। सर इस टाइप की डिसीजन मेकिंग, इस टाइप की एनालिसिस, इस टाइप की थ्योरी यहां पर है। लॉजिक की समझ? सर पेस्टल एनालिसिस के अंदर आप क्या डिस्कस करने वाले हो, ये सारी चीजें हमने की। एग्री करते हैं? सर इसके बारे में आपको सिनेरियो दिया जाएगा कि सर फॉर एग्जांपल एक दुनिया की गाड़ी बनाने वाली कंपनी है और वो एक मुल्क में आना चाह रही है, उस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल हालात सही नहीं है, सर ये लॉ एंड ऑर्डर आउट है, कानून, लॉ मेकिंग नहीं हुई भी, कानून नहीं बने हुए, और सर लोगों के हालात सही नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, मुल्क में गुर्बत है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, बताओ ये कंपनी आए कि नहीं है? सवाल है। तो आपको फिर इसमें से पॉइंट निकाल के देने हैं कि सर इसमें पॉलिटिकल मसले हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, मुल्क के हालात सही नहीं है। फिर इसमें ये भी कुछ घुसा देता है कि सर लेकिन मुल्क के हालात पिछले 2 साल में बड़े अच्छे हो गए, लोग यहाँ खूब पैसा आना शुरू हो गया। एग्री करते हो? इस तरह की केस स्टडी आएगी, उसको आपने अपने ओन वर्डिंग के अंदर लिखना है, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए, मतलब इसकी हेडिंग्स आपको याद करनी है कि इसके हेडिंग्स के अंदर क्या क्या चीजें वो आपने अप्लाई करना है। एग्री? आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर फॉर एग्जाम्पल सर दुनिया, फॉर एग्जाम्पल सर आजकल सारा दौर किसका है हमारे पास? आईटी का। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर देखें टेक्नोलॉजी का, आईटी का, नोकिया मार्केट से क्यों आउट हुआ? एक जमाने में नोकिया ने धूम मचाई भी थी, मार्केट से आउट। वजह सर टेक्नोलॉजी नहीं कर पाया, टेक्नोलॉजी में फेल हो, वो उसी में लगा रहा, तेज आवाज वाला मोबाइल, गाने वाला मोबाइल, एफएम वाला मोबाइल, जबकि दुनिया बहुत आगे निकल गई टेक्नोलॉजी में, वो पीछे रह गया। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट। एग्रीड? सर टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन इन बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने बोला सर टेक्नोलॉजी तो आपने बड़ी अच्छी लगा दी है लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया। फॉर एग्जाम्पल सर हमने क्लासरूम के अंदर जूम मीटिंग तो कर दी है, हमने पोर्टल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो लगा दी है कि रिकॉर्डिंग ना हो, लेकिन सर आपने जूम के ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया, जो भी है लिंक से क्लास लेके चला जाए। एग्री करते हैं? सर तो कंट्रोल तो लगाओ ना इसके ऊपर। आपने सर्वर बना दिया लेकिन उसका पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं बनाया। सवाल है सर वो तो कोई भी घुस जाएगा, कबाड़ा कर देगा आपकी सारी मेहनत। सर भैया आपने पैसे खूब कमाए लेकिन घर के अंदर सामने अलमारी खोल के सामने रख दी है, तो सर बेड़ा गर्क तो हो सकता है ना यार। आप उसको सेफ में रखें, लॉकर में रखें, बैंक के अंदर रखें, ये सारी चीजें। सर उसके बाद
पोर्टर 540 फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर, फॉर एग्जाम्पल सुनेंगे, हमने बोला सर हायर वालों ने, या यूं कह लें, मैंने बोला जनाब के अभी बीच में ना प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम आई थी, टीवी पे तुम लोग देखते होगे, यूनिवर्सिटीज वालों को मिलती है, टीवी पे देखते होगे फ्री लैपटॉप दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ, उसमें लैपटॉप किसके दिए जा रहे हैं सर? उन्होंने पिछले कई सालों से ना वो हायर के लैपटॉप देना शुरू कर दिया। हायर के लैपटॉप तो हमने कभी सुना ही नहीं है। हायर की वॉशिंग मशीन होती है, इस्त्री होती है, टीवी शीवी होते हैं, लैपटॉप कहां से आ गया? लैपटॉप तो हमने सुना HP, डेल, लिनोवो, ये सुना है भाई हमने। ये हायर के कौन सा? हायर तो लोकल कंपनी है, ऐसे ही है। हमने बोला ये लैपटॉप कहां से आ गए? सर हायर वालों ने प्लान लगाया, हायर वालों ने प्लान लगाया सिर्फ किसके लिए? इस ऑर्डर्स के लिए। सर क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट सही जगह की है? क्या उनका बिजनेस सही जगह चलेगा? आप जिस मार्केट के अंदर एंटर होने वाले हो, आप जिस मार्केट के अंदर एंटर होने वाले हो, सर आप उस मार्केट के अंदर एंटर हो या नहीं हो? आप उस मार्केट के अंदर एंटर होंगे भी नहीं है सर। फॉर एग्जांपल हमने बोला सर आप जिस मार्केट के अंदर एंटर होने वाले हैं, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्जिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर कोई नई फार्मास्यूटिकल खुलता है, सर दर्द की अगर कोई गोली बनाता है, सर क्या हम उसको मशवरा देंगे आप इन्वेस्ट करें या नहीं करें? हमने बोला सर फार्मास्यूटिकल के अंदर कंपटीशन बहुत है, फार्मास्यूटिकल के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल बन गई है, बहुत कंपटीशन है बॉस। आपको मेडिकल रैप के तरीके से डॉक्टर को रिश्वत देके जो है ना वो आपको अपना प्रोडक्ट बिकवाना पड़ेगा, वरना आप वैसे नहीं बिक सकते। पैराडॉल वालों को नहीं करना पड़ता, पैराडॉल वैसे बिक जाती है। एग्री करते हो सर? ये सारी थ्योरीज के अंदर डिस्कस होंगी, ये सारे। फिर सर अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा फिर आगे हम बढ़े, हमने बोला सर एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल सर हमने बोला एक प्रोडक्ट है, थ्योरी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे हैं। हमने बोला कि सर एक प्रोडक्ट है, किस किस्म का प्रोडक्ट? हमने बोला यार एक प्रोडक्ट है ना, उसकी एक लाइफ होती है, उस अरसे के बाद ना वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल सर हमने बोला कि जनाब VCR का एक दौर था, VCR का एक दौर था फॉर एग्जांपल, या आईफोन का ले लो। आईफोन का हर सितंबर में मॉडल आता है, इस सितंबर में आ गया, लॉन्च हो गया 15 लॉन्च हुआ है। अच्छा सर हमने बोला सर ये जो आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया, कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई एडवांस नए फीचर्स लेकर आया होगा। एग्री करते हैं? अब इन्होंने इसकी पिछले 1-2 महीने से आईफोन वालों ने खूब सारी मार्केटिंग की, अब ये खूब सारा बिकना शुरू हो जाएगा, खूब सारा बिकेगा। जो जो ये नए फीचर लेकर आया था सैमसंग वाले, उसको अपने पास नए मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल तक वो उस किस्म की टेक्नोलॉजी मार्केट में फेंक देंगे, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन की। तो और फिर क्या होगा सर? एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग ये आईफोन खरीदना छोड़ देंगे। क्यों? अब उससे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी दूसरे के अंदर आ चुकी होगी। एग्री करते हैं सर? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की ना एक लाइफ है, एक लाइफ के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट से ऑटोमेटिकली ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। सर VCR जब मार्केट के अंदर आया, सर मार्केट के अंदर जब VCR आया, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी थी? सर लोगों ने बोला वाह क्या बेहतरीन चीज आ गई है। जिस कंपनी ने वो बनाया, वो पहले उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, एडवर्टाइजमेंट की, लोगों को बताया, लोगों ने खरीदना शुरू किया। सर कॉम्पिटिटर ने देखा कि हाँ यार ये तो इन्होंने VCR बना लिया, हम भी VCR बनाएंगे, फिर वो प्रोडक्ट भी आ गया, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी आ गया है, और फिर 4-5 साल के बाद दोनों बिकते रहे। फिर किसी तीसरे कॉम्पिटिटर ने मार्केट में DVD फेंक दी, DVD आ गई थी, उसका प्रिंट और ज्यादा साफ होता था, VCR की चीज खत्म हो गई। अब क्या VCR का वजूद है? नहीं है। इसका मतलब एक प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है, उस प्रोडक्ट की लाइफ होती है, एक लाइफ के बाद वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। एग्री करते हैं? ये कहलाता है मेरे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सर इसमें रट्टा नहीं आएगा, इसमें क्या सवाल आएंगे? इसमें आएंगे कि सारी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और वो 5 साल के बाद वो प्रोडक्ट मार्केट से खत्म हो जाएगा, कंपनी इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। सर क्या इसके बारे में बताइए कि कंपनी अपने इस प्रोडक्ट की लाइफ को कैसे एक्सपेंड करे। एक प्रोडक्ट है जो कि खत्म होने वाला है। फॉर एग्जांपल सर एक गेम होता है, गेम आप खेलते हो, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप वो गेम खेल करके बोर हो जाओगे। कैंडी क्रश आया था एक जमाने में, कितना खेल रहा था लोगों ने यार, लूडो आया था, लोगों ने कितना खेला था, लेकिन वो लोग खेल खेल के बोर हो गए। एक लाइफ है उसकी। फीफा का कोई भी नए वर्जन आता है, आप खेलते हो, 1 साल 2 साल खेलोगे, उसके बाद बोर हो जाओगे। टेकन आया था, खेल खेल के आप बोर हो जाओगे। सर उसकी लाइफ कैसे बढ़ाई जाए? जवाब, एक गेम है, सही जी, उसकी लाइफ कैसे बढ़ाई जाए? हाँ, उसके अंदर नए फीचर ऐड कर दो। एग्री करते हैं? उसके अंदर आप नए फीचर्स ऐड कर दें, किस किस्म की चीज आएंगी? लाइफ को अगर आपने बढ़ाना है, उसके अंदर आप नए फीचर्स ऐड कर दें। सही, इस किस्म की थ्योरीज आपके अंदर आएंगी।
मार्केटिंग किस टाइप की करें? अब प्रोडक्ट अगर डेड हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट अगर खत्म हो रहा है, सर प्रोडक्ट अगर खत्म हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसकी लाइफ खत्म हो रही है, सर आपकी स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग क्या होगी? अब उस लाइफ को बढ़ा दो। ये चीजें थ्योरी आएंगी उसके अंदर। मतलब इस थ्योरी के अंदर रट्टा नहीं है, दिमाग चलाना है, सोचने वाला काम है। और इस थ्योरी के अंदर सर कोई नई चीज नहीं है, आपकी गली मोहल्ले की चीज है। एग्जाम्पल्स जो दी जाएंगी एग्जाम में, जो केस स्टडी आएंगे, जिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी, आपकी गली मोहल्ले के ही है। आपको उसी हिसाब से सोचना है। बीसीआर की एग्जाम्पल, हायर की एग्जाम्पल, सब वो एग्जाम्पल्स हैं, कोई नई चीज नहीं है। आगे बढ़े सर, और किसी किस्म की थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल सर मुझे एक बात बताइए, एप्पल के कितने प्रोडक्ट है मार्केट में? लैपटॉप चलता है कि नहीं चलता? चलता है कि नहीं चलता? और दूसरा आईफोन चलता है कि नहीं चलता? तीसरा आईपैड चलता ही नहीं चलता? आईपॉड गाने सुनने वाला म्यूजिक सिस्टम, आईपॉड चलता है, बनाते तो हैं, चलता ही नहीं चलता? चलता नहीं है। एग्री करते हैं? तो आप अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज करो, कौन सा प्रोडक्ट चलता है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चलता। हमने बोला साला आईपॉड किसी दुनिया में किसी का भी नहीं चलता, बेकार भाई, क्यों खर्चा कर रहे हो उस पर? आईफोन का, मोबाइल फोन से ज्यादा चलता, आईफोन का लैपटॉप इतना नहीं चलता जितने डेल एचपी की चिप बिकता है। एप्पल का लैपटॉप चलता है, एग्री, लेकिन इतना नहीं चलता, इतना नहीं बिकता जितना ये डेल एचपी के बिकते हैं। एग्री करते हो? सर इसका मतलब ये लैपटॉप की मार्केट तो एग्जिस्ट करती है, बहुत है सर। कंप्यूटर का तो दौर ही खत्म होगी ना, तो सीन ही सारा लैपटॉप का चल रहा है, मार्केट में तो ग्रोथ है, लेकिन साला आपका लैपटॉप क्यों नहीं बिक रहा? क्या वजह है? क्या परेशानी है? क्या वजह है बॉस? एक्सपेंसिव, और मैकबुक का काम कोई और है, कुछ और लोग, उन लोगों की तादाद कम है। एग्री। ये सारी चीजें किसके अंदर है? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अंदर। बात समझ में मैंने क्या बोला? सर मतलब लोगों, मतलब वो प्रोडक्ट, वो बाकी लोगों का तो प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन सर आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा यार? कोई तो दिक्कत है ना, कोई तो परेशानी है भाई, कोई दिक्कत तो है ना, कोई परेशानी तो है। सर मोबाइल फोन की एग्जांपल ने, हमने बोला सर सैमसंग की ठीक ठाक, मतलब मोबाइल फोन तो बिकते हैं, ठीक ठाक बिकते हैं। हमने बोला सर सैमसंग के ठीक ठाक बिक रहे हैं, और कोई रियलमी और पता नहीं कौन से ओप्पो, उनके कम बिकते हैं एज कम्पेयर टू सैमसंग। इसका मतलब मोबाइल फोन की मार्केट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सर आपके फोन कम बिक रहे हैं। इसका मतलब आप में कोई दिक्कत है, आप में कोई परेशानी है। वो किसके अंदर आप कवर करोगे? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अंदर। एग्री करते हैं भाई? वो सिनेरियो आएगा, वो सिनेरियो आपको ओन वर्डिंग में लिखनी है। अंग्रेजी आपको 2-3 लाइनों की लिखनी आनी चाहिए, 2-3 लाइनों की अंग्रेजी लिखनी। आगे बढ़े सर, उसके बाद हमने बोला स्वॉट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल हमने बोला जनाब के स्वॉट एनालिसिस का मतलब 4 जुमले: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अच्छा मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे सब आएगा। एक कंपनी की स्ट्रेंथ क्या होती है? केनेस की स्ट्रेंथ क्या है? केनेस की स्ट्रेंथ, केनेस किस बलबूते पे खड़ा हुआ है? हाँ, पर्पस बिल्डिंग कैंपस, सही है। और किस बलबूते पे केनेस चल रहा है? सवाल है, स्ट्रेंथ बताओ। और फैकल्टी की बेस पे, ये उसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है बॉस? कुछ भी बोलो। नहीं, वीकनेस क्या है? केनेस की वीकनेस क्या है? फॉर एग्जांपल नहीं, वो तो वीकनेस बताओ क्यों नहीं है, जो भी वजह। अपॉर्चुनिटी बताओ। हमने बोला सर देखें, कोविड के बाद जब से ऑनलाइन का सीन आना शुरू हुआ है, पहले जब फिजिकल सीन होता था तो आपके पास सिर्फ कराची के स्टूडेंट आ रहे होते थे, लेकिन जब से कोविड आया तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई, रिकॉर्डिंग आया, एलएमएस आया, पोर्टल आया है। सर जब से एक अपॉर्चुनिटी आ गई, क्या अपॉर्चुनिटी आ गई है? लाहौर वालों को अपने लेक्चर सेल कर सकते हैं, इस्लामाबाद वालों को सेल कर सकते हैं। सर ये अपॉर्चुनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन वालों को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। सर एसीसी के लेक्चर, अब तो पोर्टल का दौर आ गया है, आप इंग्लिश में लेक्चर रिकॉर्ड करें, पूरी दुनिया में बेचें, डॉलर स्पेंड करें। अपॉर्चुनिटी है नहीं है भाई, ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती हैं। एग्री करते हो भाई? एग्री करते हो? सर थ्रेड क्या चीज है? सर अगर ये कोविड के बाद से अगर रिकॉर्डिंग लेक्चर का सीन शुरू हो गया है तो थ्रेड भी तो है ना यार। तो भाई लाहौर वाले जो है वो भी तो कराची की मार्केट के अंदर आ सकते हैं। लाहौर वाले के टीचर्स थे, सही है, वो कराची की मार्केट में आके अपने रिकॉर्डेड लेक्चर सेल आउट करें, ये एक थ्रेड है। अपॉर्चुनिटीज तो है, थ्रेड भी है। तो आपको एक केस बना के दिया जाएगा, 4-5 लाइन का केस होगा, उस केस के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगी और कुछ थ्रेड्स होंगे, उसको डिस्कस किया जाएगा। बात समझ में आई? केस होगा, उस केस के अंदर आपको खुद से चीजें पिक करके निकालनी है।
कि सर ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये थ्रेड्स हैं, वो हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको सवाल दिए जाएंगे। आगे बॉस, सर कस्टमर की नीड क्या है, उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। सर कस्टमर की नीड क्या है, सस्ता माल दो, अच्छा माल दो। आगे सर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की का राज क्या है, बहुत सारे राज होते हैं, लेकिन उसमें एक आध होता है कोई क्रूशियल होता है। तरक्की के राज बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक आध राज होता है जो कि एक आध ऐसा होता है जो उसको बाकियों में से अलग कर देता है। बात समझ में? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल किसी भी टीचर का लें, टीचर है केएनएस के अंदर कॉस्टिंग के अंदर वो जो ना बड़ा अच्छा जा रहा है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है सर, उसकी अच्छी भी चीजें बताएं, क्यों उसके पास जो है ना कॉस्टिंग के अंदर जो है वो ज्यादा बच्चे हैं, सवाल है। हाँ, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, प्रैक्टिस कराता है, और सारे पास पेपर क्लास में, और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होगा, और होमवर्क मॉडल है। सर इसमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्या है, ये तो बहुत सारे हैं, ये सक्सेस फैक्टर है, क्रिटिकल कौन सा है कि आपने बोला यार ये चीज बाकी नहीं करा रहे, ये बंदा करा रहा है। हाँ सही, एक कॉन्सेप्ट, एक आध चीज ऐसी होती है जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर तो है बहुत सारे, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट होता है सर जो बाकियों को अलग कर देता है, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डन हो गई बात, डन हो गई सर। ये आपको केस बना के दिए जाएंगे, उस केस के अंदर से आपने आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है। डन है सर। इसी तरह से बाकी थ्योरेटिकल इम्पैक्ट भी, एथिकल मॉडल क्या होते हैं सर। फॉर एग्जांपल एथिक, यहाँ पे एथिक्स क्या है, यहाँ पे एथिक्स क्या है, सुने एग्जांपल देता हूँ। नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, अलग एथिक्स। एथिक्स सुने, एथिक्स का मतलब आपने एथिकली बताना। एथिक्स का मतलब क्या होता है, इखलाक। आपने ज़ाब्ता अखलाक, भाई वाह, आपने जो है वो अखलाकी बताना है कि सर ये चीज़ सही है या बुरी है। सुने, आपने अखलाकन बताना है कि सर ये चीज़ सही है बुरी है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा, भूख लग रही थी, जो बच्चे को भूख लग रही थी, 2 दिन से भूखा था, गरीब था, उसने एक रोटी चोरी करके खा ली, सज़ा होनी चाहिए हाँ या ना? सवाल है, सवाल है, सवाल है, हाँ या ना? सवाल, ये कहलाएगी एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग ये कहलाती है एथिकल डिसीजन मेकिंग। हाँ भी सही आंसर है, ना भी सही आंसर है। हाँ भी सही आंसर है, ना भी सही आंसर है, ये एथिकल डिसीजन मेकिंग आप यहाँ पे सीखोगे। बस वो सिखाएंगे ना, अभी क्लास के अंदर प्रैक्टिस करवाई जाएगी ना, आपको केस स्टडी दिए जाएंगे। हर चैप्टर की कोशिश में करूंगा कि 2 केस स्टडी हम लोग क्लास में करें, 2 केस स्टडी घर पे करें, तो 4 सवाल हमारे पास हर कॉन्सेप्ट के होंगे, तो आके हमारे पास अच्छा खासा ना दिमाग चल पड़ेगा, दिमाग चलाना क्या। डन है बॉस, डन है। तो सर इस किस्म की थ्योरी का, इस थ्योरी के अंदर आपने रट्टे नहीं मारने, फोन वर्डिंग में लिखे, हेडिंग समझनी है, कॉन्सेप्ट होना है, कॉन्सेप्ट के बगैर आप नहीं लिख पाओगे। कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए थ्योरी का, और हेडिंग ज्यादा होनी चाहिए, हेडिंग ज्यादा होनी चाहिए कॉन्सेप्ट, और 2-3 लाइनों की अंग्रेजी लिखनी आनी चाहिए बॉस, इतना आपको आना चाहिए, 2-3 लाइनों की अंग्रेजी। चले सर, ये हमारा 40% का कैलकुलेशन थियोरेटिकल पोर्शन होगा। थियोरेटिकल प्योर रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है। फिर हमारे पास कैलकुलेशन, सर कैलकुलेशन के अंदर 60% आपके आसान से मार्क्स हैं, मजे से बनते हैं। एमएफए का जो इतना अच्छा पासिंग रेशियो है ना, उसकी वजह ये है कैलकुलेशन। 60 नंबर में से 45 नंबर तो मजे से बनते हैं। इसमें से ये ना आपको 45, ये आपको 40 से 45 मार्क्स टच करा देगा, मजे से टच करा देगा ये। बाकी के मार्क्स मजे से उठाओगे। अच्छा, इस पेपर के अंदर एमसीक्यूज भी हैं, इस पेपर के अंदर एमसीक्यूज भी हैं, जब भी पेपर भी पास हो जाता है। इस पेपर के अंदर 15 मार्क्स के तकरीबन एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। नहीं है, मिक्स है, उसकी भी वेटेज है, उसकी वेटेज है, उसकी नहीं वेटेज आई के फॉलो करता है। 90-95% आई के अपनी वेटेज फॉलो करता है, उसने वेटेज दी है। देन बॉस इस पोर्शन में तो आराम से 40 से 45 मार्क्स बन जाते हैं। सर पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी, स्टडी स्ट्रेटजी, सर सुने, स्टडी स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉस थ्योरी की। सर पढ़ने की स्ट्रेटजी होगी कि हमारी क्लासेस जो है ना, हमने बात की एक साथ 1.5-2 घंटे से ज़्यादा की नहीं होगी। मैं एमएफए की क्लास 2 लगाऊंगा,
हफ्ते में नहीं, अब दिन में, एक दिन में 2 क्लास है, एक थ्योरी की कैलकुलेशन की, 7 साल लेके चलेंगे। हाँ 1.5 घंटे, 1 घंटा थ्योरी, 1.5 घंटा कैलकुलेशन, 2.5 घंटे समझो। हाँ एक साथ ही होगी डेफिनेटली, 15 मिनट का ब्रेक करेंगे, फिर हम लोग थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। पहले जरा वो थ्योरी डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरी फ्रेश माइंड के साथ होता है ना यार। ना 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 थ्योरी इसकी बहुत मजेदार है। पहले थ्योरी फ्रेश माइंड होंगे ना, थ्योरी थके हुए माइंड के साथ नहीं पढ़ सकते, आधा बंदा वहीं सो जाता है। दोनों हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। यहाँ पे जो लेक्चर नंबर लगेंगे, यहाँ पे जो लेक्चर लगेंगे वो 2 लगेंगे, एक लेक्चर नंबर 1 कैलकुलेशन, फिर लेक्चर नंबर 1 थ्योरी। पोर्टल पे भी उसको अलग लगाया जाएगा, सही जी। तो दोनों हम लोग साथ लेके चलेंगे फॉरन वेरी नेक्स्ट डे से, यानी अब जो अगली क्लास लगेगी वो थ्योरी प्लस कैलकुलेशन दोनों साथ लगेंगी, ताकि हमारा थ्योरी पोर्शन भी चलता रहे। थ्योरी की क्लासेस हमारी तकरीबन 25 लेक्चर जाएंगी, थ्योरी के टोटल तकरीबन 25 लेक्चर जाएंगे, कैलकुलेशन की तकरीबन 45 लेक्चर जाएंगे। कैलकुलेशन में थोड़ी प्रैक्टिस होती है ना, पास पेपर वगैरह कराना। डन हो गया सर, तकरीबन ये हमारा कितना हो गया, 70 लेक्चर तक एंड होगा। 80 डन है सर। तो हम लोग थ्योरी कैलकुलेशन साथ लेके चलेंगे, 15 मिनट का ब्रेक देंगे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ी जाती, बस 1 घंटा 15 मिनट का ब्रेक, फिर कैलकुलेशन वाला टॉपिक। डन हो गया, फिट हो गया, ये हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी होगी। सर सेकेंड कैलकुलेशन वाले में, बॉस कैलकुलेशन वाले में हमेशा की तरह आपने पास पेपर्स करने हैं। और सर पास पेपर कहां से करने हैं आपने, बॉस बीएफडी के पास पेपर करने हैं, बोले तो सीए फाइनल के, एमएफए की अब 4 अटेम्प्ट हो चुकी हैं सर, वो पेपर्स हमने करने हैं पास पेपर। और पुराने जमाने की जो कॉस्टिंग होती थी, ओल्ड सिलेबस जो कॉस्टिंग का था, उसके अंदर बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल थे, उसकी प्रैक्टिस हम वहां से करेंगे। यानी कि इसकी जो प्रैक्टिस की जाएगी वो ओल्ड सिलेबस से की जाएगी। ओल्ड सिलेबस किसका, कॉस्टिंग का, ओल्ड सिलेबस कॉस्टिंग का, इसके साथ भी इसी प्रैक्टिस की जाएगी। पहले जो पुराना कॉस्टिंग का सिलेबस होता था उसके अंदर बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होते थे। और डेफिनेटली एमएफए की तो करनी है हमें पास पेपर की। और वर्किंग कैपिटल सर इसकी प्रैक्टिस की जाएगी बीएफडी से, वैक की प्रैक्टिस की जाएगी, सीए फाइनल का पेपर बीएफडी का, सर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इसकी प्रैक्टिस की जाएगी बीएफडी से। और एमएफए की तो जाहिर सी बात है 4 अटेम्प्ट की तो पेपर्स हमने करनी है। डन हो गई बात, डन हो गई सर। इसकी प्रैक्टिस कहां से की जाएगी, इस थ्योरी, हाँ इसकी प्रैक्टिस कहां से की जाएगी सर, इसकी सारी की सारी प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल हमने उठाया है, पहले आप लोग के पास एक पेपर होता था बीएमबीएस का, उसमें से की जाएगी बीएमबीएस, पुराना सीएम होता था पहले, ये उसी का पोर्शन आउट कराया है। तो हमें वहां पे ना अच्छे मटेरियल मिल जाएगा, अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। दूसरा सर हमारे पास सीए फाइनल का एक पेपर होता है, वहां से हमें इसकी कुछ सिनेरियोस मिल जाएंगे अच्छे जो रेलेवेंट सिनेरियोस होंगे। इसके अलावा एसीसीए का एक पेपर होता है, एसबीएल का, उसमें से हमें उसकी अच्छी जो है ना वो सॉलिड सिनेरियो मिल जाएंगे, केस स्टडी वाले, वो हम लोग कर लेंगे। और सर हमारे पास कुछ बहुत जबरदस्त जो है ना ए लेवल्स के बिजनेस का एक पेपर होता है, उसके अंदर उसके जबरदस्त सिनेरियो मिल जाएंगे। तो हमें ना सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सिनेरियो आएगा कैसे, उस सिनेरियो को हमने करना कैसे था, रट्टा शट्टा नहीं मारना, लेकिन समझ में आ जाएगा सिनेरियो को लिखना कैसे। ये सारा मटेरियल वहां से निकाला है। चार बीएमबीएस है ना, 4 तो है, वो तो करना है ना, उसमें तो कोई वही नहीं है ना, एमएफए के चारों पास में तो करना ही है ना हमने, वो तो करना ही है, वो तो चिल्लड़ होती है ना, वो चिल्लड़ है। हाँ स्टडी डेस्क तो देखो आई के हमारा एमएफए की जो पास्ट पेपर है और एमएफए की जो स्टडी डेस्क है वो तो करनी है ना, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना। और फिर ये हमारे पास एड ऑन की चीज़ है, एड ऑन की चीज़ है। डन हो गई बात, पक्का। तो सर इस तरह से पढ़ाई लेके चली जाएगी, यानी कि एक दिन में एमएफए की 2 क्लासें हुआ करेंगी, वही 2.5 घंटे को मैं स्प्लिट करूंगा 1 और 1.5 घंटे में। डन हो गई बात, डन हो गई बात। चले सर पहले चैप्टर की हेडिंग बनाया बैक की, ये को मैं मिटाऊंगा, और पहले चैप्टर की मैं हेडिंग बनाऊंगा बैक की। एसीसी का एसबीएल का एक पेपर होता है, चले बॉस थोड़ा सा हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बैक, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर आगे बढ़ते हैं। पहले चैप्टर की हेडिंग बनाइए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर इसके अंदर जस्ट सुने, एक चीज और सुनना मेरा भाई,
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सर इसकी जो थ्योरी है बॉस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे पास थ्योरी है, कहां गया बे? ये जो मेरा वेटेड एवरेज वैक है ना, इसी की थ्योरी ये है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सर सवाल ये है कि आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कैसे? सर जब हम लोग वेटेड एवरेज पढ़ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट बना रहे होंगे, साथ साथ इसकी थ्योरी भी पढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आई? इसकी थ्योरी भी हम साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। ये जो मेरे पास फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, इसकी थ्योरी ये है, और भी है इसके अंदर थ्योरी, ये साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे, तो इसको भी हम साथ साथ कवर करते। तो इसके साथ साथ ये कवर होगा, इसके साथ साथ ये कवर होगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? चले बॉस, चले सर, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने चले, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चले बॉस, चले सर, स्टार्ट करेंगे, लिखना विखना बंद, समझना चालू। सर मुझे एक बात बताइए बॉस, कैपिटल क्या होता है? चले सर, लिखना विखना बंद, बातें चालू। हाँ सर, हमने बोला कैपिटल क्या होता है बॉस? इक्विटी। सर सुने, मैंने बोला सर देखें, कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं सर, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, जरा बात आगे बढ़ाइए। हमने बोला बॉस एक बात बताइए, बिजनेस कितने किस्म के होते हैं? सर बिजनेस कितने किस्म के होते हैं? एक आप बोलते हो जनाब सोल प्रोप्राइटर। सर सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल क्या होता है? सर सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल क्या होता है? सर इंडिविजुअल बंदा जो पैसा बिजनेस के अंदर लेकर आ रहा होता है, पैसा लेकर आए, गाड़ी लेकर आए, हवाई जहाज लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, सर उसको हम किस नाम से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? कैपिटल के नाम से। एग्री करते हो? इसके कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? सर मेन कैपिटल। दूसरा बिजनेस मेरे पास किस किस्म का होता है बॉस? सर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल बोले तो पैसा कौन लेकर आता है? सर पार्टनर्स लेकर आते हैं। हम उसको क्या बोल रहे होते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोल रहे होते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। मालिक जो पैसा लेकर आया, मिस्टर ए 10 लाख रुपए लेकर आया, तो मिस्टर ए के कैपिटल में लिखा जाएगा, मिस्टर बी के कैपिटल में नहीं लिखेंगे। मिस्टर बी जितने पैसे लेकर आया वो मिस्टर बी के कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक हो गया? फिर हमने बोला सर तीसरे किस्म का बिजनेस होता है जिसको हम बोलते हैं कंपनी। सर यहाँ पे कैपिटल का क्या सीन होता है? हमने बोला सर यहाँ पे कैपिटल का सीन शेयर कैपिटल होता है। मतलब इसके जो मालिक होते हैं, मतलब इसके जो शेयर होल्डर होते हैं, वो कंपनी को पैसा देते हैं और उस पैसे के अगेंस्ट एक एक शेयर लेते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। एग्री करते हैं? और इस कैपिटल को क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। क्या किसी को क्या सबको बात समझ में आई? तो सर कैपिटल का मतलब मालिकों ने जो पैसा लगाया, ये डेफिनेशन है एज पर अकाउंटिंग। ये डेफिनेशन है एज पर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन के हिसाब से, अकाउंटिंग की डेफिनेशन के हिसाब से कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर मालिक जो पैसा लेकर आ रहे हैं। क्या सबको बात समझ में आ रही है? हम लोग अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे एमएफए में, हम लोग एमएफए के अंदर फाइनेंस पढ़ रहे हैं। हम लोग एमएफए के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं सीख रहे, बैलेंस शीट P&L नहीं सीख रहे, हम लोग एमएफए के अंदर फाइनेंस पढ़ रहे हैं। फाइनेंस बोले तो पैसा। कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी पैसा कहां कहां से ले सकती है। कंपनी को कैपिटल का मतलब होता है पैसा। फाइनेंस के अंदर, सर फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा। पैसा, पैसा बोले तो फाइनेंस। सोर्स कहां कहां से हम फाइनेंस ले सकते हैं? सर कैपिटल हम कहां कहां से ले सकते हैं? कैपिटल का मतलब क्या है सर? फाइनेंस। कंपनी कहां कहां से फाइनेंस ले सकती है? सर कंपनी, यस बॉस, कंपनी एक जरिए कंपनी शेयर इशू करके पैसे ले सकती है। एग्री करते हो? दूसरा जरिया कंपनी उधार पकड़ सकती है, बैंक से लोन ले ले या पब्लिक से लोन ले ले। एग्री करते हैं? तीसरा सर कंपनी जो है वो शेयर इशू करके पैसे ले ले, लेकिन जिनको अब शेयर इशू कर रही है उसको वो मालिकाना हकूक ना दे। एजीएम में नहीं आ सकते, वोट नहीं डाल सकते। जिन शेयर होल्डरों को तुम क्या कहते हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बात मानते हो? मैंने क्या बोला दोबारा? मैंने बोला सर कैपिटल का मतलब क्या है? सर कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल। मालिक पैसा लेकर आया। सर ये डेफिनेशन किसकी है? अकाउंटिंग की। लेकिन एमएफए के अंदर बोले तो फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या? पैसा। कंपनी पैसे कहां कहां से ले सकती है? सर कंपनी को पैसे चाहिए क्यों यार? पहले तो ये बताओ। सर पैसे कहां कहां से लगती है वो तो बात की बात है, कंपनी को पैसा चाहिए क्यों? सर क्यों चाहिए पैसे? सर कंपनी को पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सर लकी सीमेंट ने अपना एक और प्लांट लगाना है केपीके में,
पैसा चाहिए सर, अरबों रुपए चाहिए। एग्री करते हो? एग्री करते हो सर? डीजी खान सीमेंट ने अपना प्लांट लगाना है, उसको पैसा चाहिए। रिफाइनरी वालों ने एक नई रिफाइनरी लगानी है, पैसे चाहिए। अरबों खरबों रुपए लगते हैं सर ये इन्वेस्टमेंट के लिए। सर कंपनी को फाइनेंस की नीड है, बोले तो कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, या कंपनी को रोजमर्रा के चीजों के लिए पैसे चाहिए। सर कंपनी के ना बड़ा हिसाब किताब आउट है, कंपनी का हिसाब किताब बड़ा आउट है। कंपनी ने क्रूड ऑयल खरीदा, सुने सर, कंपनी ने क्रूड ऑयल खरीदा 30 दिन की उधारी पे। क्रूड ऑयल मतलब जमीन से जो ऑयल निकलता है उससे जो पेट्रोल बना के बेचा जाता है, क्रूड ऑयल इसने खरीदा 30 दिन की उधारी पे अरामको से। सर 30 दिन बाद पैसे देने। कंपनी की कोशिश क्या होगी सर, जब इससे माल बिक जाएगा ना, क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल बना के पेट्रोल बेचेंगे, कस्टमर से जो पैसे आएंगे वो पैसे हम सऊदी गवर्नमेंट को दे देंगे जिससे हमने क्रूड खरीदा था। बेहतरीन कारोबार है। लेकिन सर यहाँ पे हिसाब किताब कुछ उल्टा होता है। क्रूड हमने खरीदा, सऊदी से आने में और वहां से पेट्रोल कंपनी तक, क्रूड कंपनी तक आने पे 15-20 दिन लग गए। क्रूड आके टैंक में रख दिया गया, 30 दिन गुजर गए, सऊदी अरामको को आपने पेमेंट कर दी है, अपने पल्ले से अपनी जेब से पैसे दे दिए। क्रूड से पेट्रोल बनने में 15-20 दिन लग गए, पेट्रोल बिकने में 10-15 दिन लग गए। पैसा तो फंस गया मेरा, तनख्वाहें देनी है लोगों को, पीछे से दूसरा क्रूड भी खरीद रहा है, सिस्टम तो चलता रहेगा, किराया भी देना है। सर कहां से लाए पैसे? कंपनी को रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं। ऐसे पैसे को हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं बॉस? वर्किंग। अपनी वर्किंग के लिए, अपने डे टू डे के लिए पैसा चाहिए। एग्रीड सर। तो कंपनी को फाइनेंस चाहिए किस चीज के लिए? या तो वो कहीं प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई नया फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, या अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, या सर कंपनी को रोजमर्रा के लिए अपनी तनख्वाह देने के लिए उसके लिए पैसे चाहिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस का मॉडल ना थोड़ा अलग है तो है। क्या करें सर? सर कंपनी को पैसे की नीड है। बॉस कहां से ले सकते हैं पैसे? सर एक तरीका तो ये है कि सर आप शेयर इशू करके ले लें, आप लोगों को शेयर इशू करें, पैसा ले लें। एंट्री क्या बनाएंगे? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, कहानी खत्म। ये हमने शेयर इशू करके पैसे लिए सर, इस पैसों को, इस इशुएंस को हम क्या कहते हैं? इक्विटी फाइनेंस। क्या कहलाता है बॉस? ये मतलब मैंने फाइनेंस जमा किया कहां से? इक्विटी इशू करके। सर ये इक्विटी कौन सी वाली है? ऑर्डिनरी शेयर। बोले तो मैंने इनको मालिकाना हकूक दे दिए, बोले तो मैंने इनको मालिकाना हकूक दे दिए। सर ये ऑनर बन गए आप, ऑनर बन गए। बोले तो डिविडेंड खाने का हक भी है, एजीएम में आके वोट डालने का, शोर शराबा करने का भी हक है। एग्री करते हैं सर? डिविडेंड भी खाएंगे, वोटिंग भी करेंगे, एजीएम आएंगे, शोर शराबा करेंगे। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर। हमने यहां से पैसे ले लिए, आगे बढ़े। और सर ये बताए सर, और पैसा कहां से ले सकते हैं सर? इन्वेस्टमेंट करनी है, 5 अरब रुपए का प्लांट लगाना है, उधार ले। किससे? बैंक से। हमने बोला सर एक चीज के, ये उधार वाला सीन कहलाता है मेरे पास डेट फाइनेंस। सर उधार वाला सीन, डेट को हम उधार बोलते हैं, उधार। सर डेट फाइनेंस। हमने बोला सर उधार पकड़ ले, उधार को बोलते हैं डेट। सर किससे ले लें? बैंक से भी लोन ले सकते हैं, और शेयर होल्डर से भी। शेयर होल्डर से नहीं, पब्लिक बोलो, उसको हम बोलते हैं डिबेंचर। हमने बोला सर बैंक से ले लोगे तो, लोन लेंगे तो क्या कहलाएगा? बैंक लोन। जनता आवाम पब्लिक से लेंगे तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? डिबेंचर या बॉन्ड, कुछ भी कह लो, टीएफसी कह लो, कुछ भी कह दो यार, इंस्ट्रूमेंट्स कह लो, इंस्ट्रूमेंट कह लो। एग्री करते हो? एग्री करते हो? इसका डेट फाइनेंसिंग हो गई। डेट फाइनेंसिंग बोले तो फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन ले लिया, या आपने बॉन्ड्स या डिबेंचर। बात मानते हैं? फिट हो गया? और जरिया बताएं? और प्रेफरेंस शेयर। हमने बोला सर, दोबारा मैं पब्लिक के पास गया, मैंने बोला मुझे पैसे दो, मैं पैसे दो, लेकिन मैं आपको मालिकाना हकूक नहीं दूंगा। कॉपी नहीं करेंगे अभी, पहले लिखने दो। हमने बोला लेकिन सर मैं आपको मालिकाना हकूक नहीं दूंगा। हाँ डिविडेंड दूंगा, डिविडेंड दूंगा, लेकिन सर मैं आपको मालिकाना हकूक नहीं दूंगा। हमने बोला सर मालिकाना हकूक नहीं देंगे मतलब तुम वोट नहीं डाल सकते, तुम एजीएम में नहीं आ सकते। ऐसे को क्या कहा जाता है? प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल। बात मानते हैं सर? बात मानते हैं। तो कंपनी को फाइनेंस लेने के लिए सर इन्वेस्टर भी तो डेट फाइनेंसिंग देते हैं। बिल्कुल, डेट फाइनेंसिंग अगर इन्वेस्टर ही हुआ ना, जो बंदे कंपनी को पैसा दे रहे हैं वो देखा जाए तो इन्वेस्टर ही हुआ। हमने बोला कि सर कंपनी इन 3 जरिए से पैसे ले सकती है। एक मेरे पास सर इक्विटी फाइनेंस, एक मेरे पास डेट फाइनेंस और एक मेरे पास प्रेफरेंस शेयर फाइनेंस। सर सुने, मैंने बोला सर कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है? कंपनी को ढेर सारे पैसे की जरूरत है। कंपनी ने इक्विटी फाइनेंस से कैपिटल जमा किया, फॉर एग्जांपल कितने का? 5 लाख का। सर फ्री में मिलेगा? मतलब ये लोग बेवकूफ है लोग। सर ये लोग बेवकूफ है, ऐसी 5 लाख रुपए आंख बंद करके दे देंगे। 10-10 रुपए करके दे रहे हैं, 20-20 रुपए करके दे रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे ही दे देंगे? हमने बोला नहीं सर, ये आपसे कुछ रिटर्न उम्मीद रखते हैं। ये लोग आपसे कुछ रिटर्न उम्मीद रखते हैं। सर उनका रिटर्न तो आपकी कंपनी की कॉस्ट, उनका रिटर्न तो कंपनी की कॉस्ट। सर फ्री फंड का पैसा है? हाँ भैया, फ्री फंड का पैसा है? नहीं सर, ये आपकी इसके ऊपर आपको इसके ऊपर सर आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। इसके ऊपर आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। सर सुने, इसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। सर क्या देना पड़ेगा आपको? फ्री का पैसा नहीं है बॉस, आपने इनको डिविडेंड देना है। सर डिविडेंड तो इनकम स्टेटमेंट में आता ही नहीं है। लेकिन सर हम अकाउंटिंग तो नहीं पढ़ रहे ना, हम तो फाइनेंस पढ़ रहे हैं। है तो कॉस्ट, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ रही है। एग्री? डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, लेकिन सर कहीं तो आता है ना। कहां आता है? रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग में क्या होता है? किससे? अबे भाई पीएनएल में लेस नहीं हो रहा, लेकिन रिटेन अर्निंग में लेस हो के लेस तो हो रहा है ना भाई। पीएनएल के अंदर हो के रिटेन अर्निंग के अंदर हो तो रहा है ना यार। वो तो आपकी अकाउंटिंग बोलती है कि सर आप इसको पीएनएल से माइनस नहीं करें, आप इसको बाद में कहीं माइनस कर दें। बाद में कहां? इक्विटी से माइनस कर दें। तो बैलेंस शीट में तो माइनस होगी जा रहा है ना यार। चीज तो वही है ना यार, तरीका डिफरेंट है। एग्री करते हो? चीज तो वही है ना यार, तरीका डिफरेंट। हो तो रहा है ना माइनस यार, हो तो रहा है ना। हाँ चीज अलग है, तरीका सेम है। एग्री करते हो? हमने बोला सर आपके फ्री फंड के पैसे नहीं है, बल्कि आपको इस पे डिविडेंड देना पड़ेगा। सर डिविडेंड देना ना देना किसकी मर्जी है? डायरेक्टर की, शेयर होल्डर की। सर लेकिन शेयर होल्डर एक उम्मीद तो रखते हैं ना, आपको जो पैसे दे रहे हैं एक एक्सपेक्टेशन तो होती है ना यार। क्या पास्ट ट्रेंड है इसका कि ये जो ना वो 10% डिविडेंड देता है। पास्ट ट्रेंड इसका ये है, जब से कंपनी बनी है पिछले 10-20 सालों से 10%, ये 12%, 10%, 12-11% ये डिविडेंड पे करता है। तो हमें उम्मीद है, हमें एक्सपेक्टेशन है कि हम जो उसको पैसे दे रहे हैं हमें कितना डिविडेंड मिलेगा? सर 10-12-15% डिविडेंड मिलेगा। तो सर क्या उम्मीद लगा ली इन्होंने कि सर कितना डिविडेंड मिलेगा? 10% का डिविडेंड मिलेगा। सर किसी का एतराज? आपने 5 लाख रुपए पकड़ लिए। फिर आप गए बैंक शेयर उधार लेने के लिए। आपने बैंक वाले को बोला यार देखो मैं ना सीमेंट का प्लांट लगा रहा हूं, मुझे पैसा चाहिए। 5 लाख रुपए आपने वहां से पकड़े। इससे कितने पैसे पकड़े? फॉर एग्जाम्पल सर आपने इससे 2 लाख रुपए पकड़े। छोटे लोग हैं, 2 लाख रुपए, करोड़ पे नहीं। तो हमने बोला सर आपने इससे कितने पैसे पकड़े? 2 लाख रुपए पकड़े। बैंक वाले ने बोला भाई तुम 2 लाख रुपए तो देके जा रहे हो, सही है, 5-8 साल के बाद मुझे वापस तो करोगे, लेकिन मुझे सूद दोगे। भाई बैंक वाले की इनकम, कंपनी की कॉस्ट, एक्सपेंस कॉस्ट एक ही बात है। इस कॉस्ट को क्या बोला जाएगा? इंटरेस्ट बोला जाएगा। इस कॉस्ट को क्या बोला जाएगा सर? इंटरेस्ट बोला जाएगा। बैंक वाले ने बोला फॉर एग्जांपल सर इंटरेस्ट मिलेगा आपको अज्यूमिंग 8% का। कितना है आपको, यानी कि हमें कंपनी को बैंक वाले को कितना सूद देना है? 8%। अभी मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, टैक्स वैक्स की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल समझो आप टैक्स फ्री वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। फिर आप प्रेफरेंस शेयर वालों के पास गए, आपने बोला बॉस मुझे बराए मेहरबानी, सर मुझे बराए मेहरबानी पैसे चाहिए। कितने? सर 3 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए हो गए और मैं प्लांट लगा लूंगा, सीमेंट का प्लांट लगा लूंगा, मेरा हिसाब किताब हो जाएगा। सर फ्री में, फ्री का पैसा है। रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट, उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट। सर उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट, सर कौन सी कॉस्ट है यहाँ पे? इसकी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल सर इसका जो डिविडेंड है वो अज्यूमिंग 9% है। आप बोलेंगे सर ये तो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, ये आता है? अबे नहीं आता तो क्या हुआ, मतलब कहीं ना कहीं तो आता है ना वो रिटेन अर्निंग। अबे पीएनएल से नहीं हो रहा तो रिटेन कहीं से तो माइनस हो रहा है ना यार। तो अकाउंटिंग वाले ने पंचायत लगा ली, यहाँ से माइनस नहीं करो वहां से माइनस करो, ये तो अकाउंटिंग की पंचायत है। एग्री करते हो?
एग्री करते हो? चले सर हमने बोला कि सर आपने पैसे पकड़ लिए, सर आपने कितना पैसा उठाया? 5 लाख। इससे कितना उठाया? इनसे कितना उठाया? कितने पैसे जमा हो गए? 10 लाख। आपके पास फंड में, गुल्लक में कितने पैसे हो गए? 10 लाख रुपए। 10 लाख को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। सर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना कि वहां से मैं इतना कमाऊं कि इनको भी 10% दे दूं, इनको भी 8% दे दूं, इनको भी 9% दे दूं, फिर भी मेरे पास पैसे कुछ ना कुछ तो बचे ना यार। फिर तो सही है ना, फिर तो बारे में। ऐसा ना हो कि अपनी जेब से पे कर, हमारा रिटर्न कम आ रहा हो, इनको ज्यादा पैसे दे रहे हो, बदले जेब से पैसे देने पड़ रहा है, तो बेड़ा खराब हो जाएगा ना यार। ये तो कारोबार का तो बेड़ा खराब हो जाएगा। लॉजिक थ्योरी मैंने क्या बोला सर? लॉजिक थ्योरी मैंने क्या बोला? सुनेंगे बॉस, सुनेंगे। मैं ये मिटा रहा हूं चिल्लड़ चीजें। मैंने बोला सर आपने इक्विटी से कितने पैसे पकड़े? सर आपने इक्विटी से कितने बॉस? 5 लाख रुपए उठाए। आपने डेट से 2 लाख रुपए जमा किए। जनाब आपने प्रेफरेंस शेयर से 3 लाख रुपए जमा किए। बॉस टोटल कितने पैसे जमा कर लिए आपने? सर आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिए। सर इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। सर कितना कमाए इस इन्वेस्टमेंट से? कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी 10 लाख रुपए की। सर कितना कमाए? बॉस मैं इतना कमाऊं कि इसको कितना देना है? 10%। इसको कितना देना है? 8%। इसको कितना देना है? इनको देने के बाद भी कुछ ना कुछ बच जाए, इनको देने के बाद भी मेरे पास कुछ ना कुछ बच जाए, फिर तो सही है सर। 12 की इन्वेस्टमेंट है, मस्त है, करो कमाएंगे। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर सुने, यहां से कितना रिटर्न कमाऊं मैं? 12%, 13%, कितना परसेंट? मैंने बोला सर सुने, मैंने बोला यार देखो तुमने, मैंने बोला सर सुने, मैंने बोला सर आपने, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपने, चलो लिख देते हैं, आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा उठाया? 5 लाख। कितना रिटर्न इनको पे करोगे? 10%। बोले तो परसेंटेज का मतलब पर एनम सालाना, बोले तो कितना पैसा इनको देना पड़ेगा? 50,000। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? मैंने बोला सर डेट से आपने कितने पैसे उठाए? 2 लाख। और इनको सूद कितना देना है? टैक्स वैक्स की अभी बात नहीं हो रही है। 8%। कितना हुआ लड़के? पक्का? 16,000। फिर मैंने प्रेफरेंस शेयर से कितने पैसे पकड़ लिए? मैंने प्रेफरेंस शेयर वालों से 3 लाख रुपए पकड़ लिए। सर किस परसेंटेज के ऊपर इनको डिविडेंड दिया जाएगा? 9%। तो भैया कितने पैसे दूंगा मैं इनको? 27,000। बात मानते हो? बात मानते हो? मैंने बोला सर कि टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट ली है कितने की? 1 मिलियन की। 10 लाख रुपए मैंने पैसे पकड़े, इसके ऊपर कितनी कॉस्ट बेयर करूंगा मैं? 93। इसका मतलब सर इस इन्वेस्टमेंट में से 93,000 से ज्यादा कमाओ। एग्री करते हो? इनको 93 देकर कुछ तो बचाओ ना अपने पास, कम से कम इतना तो कमाना जायज हक है आपका। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? कितना कम से कम कमाना? 93,000 से। कितना फीसद? 90%। क्या किया तुमने? डिवाइड किया, एवरेज किया, एवरेज किया। सुनो सर मैंने बोला कितना रिटर्न? 10। कितना? कितना? यानी कि इस 1 मिलियन के ऊपर आपको कुछ लोगों को 10% पे करना है, कुछ लोगों को 8%, कुछ लोगों को 9%। अबे भाई एवरेज कर देना यार, एवरेज कर देना यार। मुझे एक एवरेज बताना कितना परसेंट आपको कॉस्ट पे करनी है। आपने बोला 10 + 8 + 9 / 3। सही क्या? सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं मैं? 10 + 8 + 9 / 3। बोला कैसी बातें कर रहा है सर, कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं सर। एवरेज करें ना यार। कौन सा वाला एवरेज? वेटेड एवरेज वाला। बोले तो कैसे? 93,000 की कॉस्ट है, कितने पैसे पे? 1 मिलियन पे। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। सर कितना परसेंट बना?
9.3%। सर ये मेरी एवरेज कॉस्ट है, यानी कि मैं बोलूंगा हाँ एग्री, इक्विटी के ऊपर कितनी कॉस्ट है मेरी 10%, डेट के ऊपर कितनी कॉस्ट है सर, शेयर कैपिटल के ऊपर प्रेफरेंस शेयर पे कितनी, एवरेज करके बता ना कि एवरेज कितनी पड़ रही है। हमने बोला सर एवरेज करेंगे, लेकिन कौन सा वाला, वेटेड एवरेज वाला। कितनी कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट में, मुझे 9.3 से ज्यादा कमाना है। एग्री करते हो? 9.4 कमा लो, चलो थोड़ा सा बच रहा है। इस प्रोजेक्ट से मैं 9% कमा रहा हूं, वारे में है नहीं सर, कबाड़ा हो जाएगा। कॉस्ट तुम्हारी कितनी है 9.3%। क्या मुझे ये पता करना जरूरी है? यस सर। क्या इसके बगैर मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा? सर प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होने के बगैर क्या मैं उसकी प्राइस रख पाऊंगा? प्रोडक्ट की एक शर्ट बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है वो बताओगे तो मैं आगे प्राइस डिटरमाइन करूंगा ना यार। मुझे कॉस्ट ही नहीं पता शर्ट की तो मैं प्राइस रख ही नहीं सकता। सर मुझे इस इन्वेस्टमेंट करने की कॉस्ट ही नहीं पता तो मैं कैसे डिसीजन एक्सेप्ट करूंगा यहाँ पे पैसा लगाऊं नहीं लगाऊं? सर ये तो मेरे को पता होना चाहिए ना यार। क्या बात समझ में आई? सर सुने, ये तुमने कौन सा वाला एवरेज किया है? सिंपल है? नहीं सर, कौन सा एवरेज है? और ये है क्या तुम्हारी कैपिटल? ये क्या तुम्हारे पास सर, ये क्या तुम्हारे पास कॉस्ट? ये क्या तुम्हारे पास पैसा? फाइनेंस बोले तो कॉस्ट, इसको मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कॉस्ट है किसकी? कैपिटल की। चैप्टर का नाम सुने सर, चैप्टर का नाम है मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 93%। सर ये तुमने कौन सा वाला एवरेज निकाला? सिंपल वाला? कौन सा वाला? तो चैप्टर का नाम क्या बना? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह लो या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कह लो, एक ही बात है, एक ही बात है। क्या सबको बात समझ में आई? सर इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? वैग। कैसे? WACC। कैसा? पूरी दुनिया इसको क्या बोलती है सर? वैग कहती है, ऐसे शॉर्टकट में। क्या सबों को बातें समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई लोग नहीं है? एक स्टेप आगे बढ़ाओ, एक स्टेप आगे बढ़ाओ। सर सुने, ये तुमने 9.3 ऐसे निकाला, एक एग्री। सर इसका फॉर्मूला बना है, अगर बुरा ना मानो तो। कैसे? सुनो मेरे भाई, तुमने ये वैग कैसे निकाला लड़के? ऊपर तुमने क्या नंबर लिए? 93,000। सर ये 93,000 तुमने निकाला कैसे? 50 प्लस 16 प्लस 27। सर ये 50,000 का नंबर कैसे बनाया? आपने बोला सर 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, मानते हो कि नहीं? प्लस आपने ये 16,000 कैसे बनाया भैया? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%, खूबसूरत बना। 27,000 कैसे बनाया आपने? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, खूबसूरत। डिवाइड किससे किया तुमने? 1 मिलियन से। सर ये 1 मिलियन कैसे आया? बॉस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 9.3%। किसी को दिक्कत नहीं है? गौर से सुनेंगे सर। बैक का फॉर्मूला सर, ये 5 लाख क्या है मेरे पास? कैपिटल। कौन सा वाला कैपिटल? इक्विटी वाला कैपिटल। सुना, 10% क्या है? इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड। इसको मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट किसकी? इक्विटी की। सर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम शॉर्टकट में केई कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ भी कहते हैं यार, नाम किताबों के अंदर केई नाम दिया गया, नहीं वो नहीं है। डन। सुने सर, मैं इसको यूं लिख दूं 10%, इसको मैं आगे पीछे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मल्टीप्लाई को मसला नहीं है, मैथ्स है। के ई मल्टीप्लाई बाय ई, क्या ये क्या मेरे पास 5 लाख, मैंने पैसे लिए 5 लाख इक्विटी फाइनेंस से। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, इक्विटी फाइनेंस को मैं ई का नाम दे रहा हूं, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जी सर 2 लाख, ये 2 लाख मैंने कहां से उठाए? सर डेट से उठाए। मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्री? डी फॉर डेट। हाँ शॉर्टकट। हाँ सर 8%, ये जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, इसको कॉस्ट ऑफ डेट कह दूं मैं, यानी कि डेट की कॉस्ट है, इसको मैं कॉस्ट ऑफ डेट कह दूं।
कॉस्ट ऑफ डेट को मैं शॉर्टकट में केडी कहता हूं। क्या कहता हूं बॉस? केडी। एग्रीड। और इसको 1 माइनस टी आफ्टर टैक्स भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? इस बात का जवाब आपको 3 दिन बाद दिया जाएगा। 3 दिन बाद। थोड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा ना यार, अभी नहीं। तो इसको अगर मैं लिखूं 22 तारीख को केडी 1 माइनस टी लिख दूं बॉस। उसके बाद प्लस सर 3 लाख रुपए मैंने कहां से उठाए? प्रेफरेंस शेयर वालों से। इसको मैं पीएस लिख दूं, प्रेफरेंस शेयर। कुछ भी लिख दे यार, एसपी लिख दे, कुछ भी लिख दे भाई, एसएसपी लिख दे, कुछ मतलब नहीं। 9% क्या है मेरे पास? कॉस्ट ऑफ 9% क्या है मेरे पास? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ, इसको मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केपी। कुछ भी कह दे यार, मसला थोड़ी है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय, सर 5 लाख क्या था मेरे पास? इक्विटी फाइनेंस। 2 लाख मेरे पास क्या था? डेट फाइनेंस। 3 लाख मेरे पास क्या था? प्रेफरेंस शेयर। तो सर ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है वैक कैलकुलेट करने का। आपकी मर्जी है बॉस, ऐसे निकालो कि ऐसे निकालो, बस निकालो, आंसर आना चाहिए भाई। नहीं ये थोड़ा ना मिक्स कर दोगे वरना। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। अभी आफ्टर टैक्स मैं आपको बता नहीं रहा, वो वक्त आने के साथ 3 दिन बाद 22 तारीख को बताऊंगा। जी सर, क्या सबको बात समझ में आई? वैक की डेफिनेशन क्या है सर? वैक चीज क्या है? क्या पता होना जरूरी है कंपनी वालों को? उसके बगैर तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते बॉस। एक शर्ट मुझे बेचनी कितने की है? अबे कॉस्ट के बगैर कैसे बोल दूं मैं? पहले ये तो बताओ इस पे कॉस्ट कितनी लगी है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट, सर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ या नहीं करूँ? अबे वो तो बात की बात है, पहले बताओ इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके हिसाब से बताएंगे। सर इस प्रोजेक्ट के ऊपर 15% रिटर्न आ रहा है, इस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आ रहा है? 15%। कॉस्ट कितनी है? 9. हाँ कर दो सर। 15% रिटर्न आ रहा है, ये कैसे पता चला तुमको? आगे जाके पढ़। मैंने तीसरा क्वेश्चन बनाया था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल लिखा था, वहां पे सीखेंगे हम। इस इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न कितना आ रहा है? 15%। कैसे पता सर? कैसे पता? ये जो मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखा था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल लिखा था बजटिंग के नीचे, वहां हम सीखेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट में से कितना रिटर्न आ रहा है। कॉस्ट यहाँ सीख ली हमने, सही है। हमारा ये काम क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या सबों को बात समझ में आई? मेरे ऑनलाइन वालों, क्या सबको बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट बना? आसान है एमएफए, एमएफए आसान है सीरियसली, कॉस्टिंग से आसान है। चले सर कॉपी करेंगे। आज के लिए पहली क्लास यहीं तक रखते हैं सर। किताब इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट वीक आ जाएगी। और अब हम कल से, मतलब कि कल नहीं, कल बीच खैर थोड़ी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, उसके बाद से फिर हम लेके चलेंगे अपनी कैलकुलेशन प्लस थ्योरी। पहले थ्योरी होगी, कैलकुलेशन साथ साथ लेके चलेंगे डे 1 से। एंड में लेके जाएंगे ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। चले सर आज की क्लास को इधर रहते हैं, हम लोग कॉपी करो, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सर वीक में कितनी क्लास होगी? सर 4 दिन क्लास करेंगे। 4 दिन क्लास करेंगे इंशाल्लाह वीक में। पहली अटेम्प्ट की आपकी बुक यूज कर सकते हैं किसी फ्रेंड से, उसमें आप कैलकुलेशन वाली तो यूज कर लें, कैलकुलेशन वाले मसला, लेकिन थ्योरी के अंदर मैंने बहुत चेंजेस किए हैं। मैंने केस स्टडी बहुत सारे डाल दिए ना अपनी तरफ से, ये मैंने लिखे था ना, यहाँ के वहाँ के सब निकाल के डाल दिए मैंने, ताकि अच्छा है ना, वो एक आपके पास एक प्रैक्टिस आ जाएगी। पिछले टाइम की कैलकुलेशन वाली चल जाएगी। अगर आप पिछले टाइम वाली चला रहे हैं तो चला दें, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, उससे गुजारा हो जाएगा आपका। वो आप लोग की मर्जी है, जैसे आप लोग मैनेज करो वो आप लोग मैनेज कर लो। ठीक हो गया? चले सर कॉपी करें। आज की क्लास को हम इधर रखेंगे, फिर इंशाल्लाह कल हमारी क्लास है, कल भी हम कैलकुलेशन वाली क्लास करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हमारी दोनों क्लासेस चलेंगी, 1.5 घंटे की और 1 घंटे की। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।